हेलो बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉज के बारे में, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बताता है न्यूटन बताता है कि कोई भी यदि आप लोग एक्शन करते हो, उस एक्शन के साथ एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी एसोसिएटेड होती है। मतलब एक्शन का मतलब है कि आपने किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया तो वो बॉडी भी रिएक्ट करती है और आपके ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको नाम दिया गया रिएक्शन नाम दिया गया। जो आपने फोर्स लगाया उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और जो रिएक्शन जो हुई उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन है वो क्या होगी, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होने वाली है। मतलब ये है कि यदि मान लो कि मैं इसके ऊपर, इस दीवार के ऊपर मैं इसको पुश करता हूं तो दीवार भी मुझे दूसरी तरफ पुश करती है। कितने फोर्स से? जितने फोर्स से मैंने इसको पुश किया उतने ही फोर्स से ये मुझे भी धकेल रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट? जो एक्शन था उसके अपोजिट होगी रिएक्शन की डायरेक्शन। यहाँ एक चीज जो नोट करनी है आपको वो ये करनी है कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये इंस्टेंटेनियस होते हैं। मतलब जैसे ही आपने एक्शन शुरू किया वैसे ही रिएक्शन लगना भी शुरू हो जाएगी। और दूसरी ये बात है कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते हैं, नेवर कैंसल्स आउट ईच अदर। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लग रहे होंगे। जब मैंने इसको पुश किया, जिसको आपने एक्शन बोला, तो एक्शन जो लगा वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर था, वॉल के ऊपर था, और रिएक्शन इसने मुझे पुश किया वो थी इसकी रिएक्शन थी। वो रिएक्शन लग रही थी वो हमारे ऊपर लगती है। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लग रहे हैं, और यदि दोनों डिफरेंट बॉडीज में हैं तो वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। यदि एक्शन और रिएक्शन यदि कैंसिल करते तो मोशन होती ही नहीं। एक्सेलरेशन, एक्शन और रिएक्शन यदि इक्वल एंड अपोजिट हैं और एक ही बॉडी के ऊपर लगते तब वो कैंसिल आउट करते, और कैंसिल आउट करते तो फोर्स नेट जो होता है वो जीरो हो जाता, और फोर्स किसके बराबर? नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन भी यहाँ से कितना आता फिर हमारा? जीरो आता। इसलिए ये चीजें ध्यान रखें कि एक्शन और रिएक्शन, जैसे ही एक्शन शुरू होगा वैसे ही रिएक्शन लगनी भी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल्स आउट ईच अदर। क्यों? कारण आपको बता दिया गया, क्योंकि दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लग रहे होंगे। तो अब हमारे पास जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने जो पढ़े थे उनके ऊपर एक क्वेश्चन है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज वेरिंग विद टाइम एज t इज इक्वल टू 2 + 3t स्क्वायर। मतलब लीनियर मोमेंटम यहाँ टाइम वेराइंग है, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और डिपेंड कैसे करता है वो टाइम पे? 2 + 3t स्क्वायर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको निकालना है फोर्स एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, वो कितना होगा। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हम न्यूटन की सेकंड लॉ लेंगे और सेकंड लॉ के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड लॉ क्या कहती है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां आप p किसके बराबर है? डेरिवेटिव लेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो d/dt ऑफ p किसके बराबर है? p गिवन है 2 + 3t स्क्वायर। 2 + 3t स्क्वायर डिफरेंशिएशन करते हैं d/dt। 2 सिंगल इंडिविजुअल कांस्टेंट है और ये टाइम के साथ 2 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे जैसे टाइम पास होगा, लेकिन 2 का तो 2 ही रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इसलिए इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है। प्लस यहाँ 3 है, 3 भी कांस्टेंट है लेकिन वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, इसलिए इस केस में हम 3 को बाहर निकाल लेंगे। 3 बाहर आ गया, पावर को आगे आ जाएगी मल्टीप्लाइड विद 3 इनटू पावर को 1 कम करके लिख देंगे, 2 थी पावर मैंने 1 लिख दी। f आ गया 3 × 2 6t।
ये भी देखो यहाँ आपको बताता है कि फोर्स जो होता है, फोर्स भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग समय के ऊपर जो फोर्स था उसकी वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है। यदि यहाँ पर आपका सिर्फ 6 आता तो इसका मतलब फोर्स क्या है, वहां पर कांस्टेंट है। टाइम के साथ फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। हमें फोर्स निकालना है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स के ऊपर, तो F एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 6 इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है 3 सेकेंड्स, कितना आ गया 18 न्यूटन। यूनिट जो मैंने लिखी वो ऊपर से देख के लिखी है, क्योंकि यहाँ लीनियर मोमेंटम जो गिवन है वो एसआई सिस्टम में है, तो जो फोर्स आपका निकालोगे कैलकुलेट करने के बाद वो भी कौन सी सिस्टम में आएगा, वो भी एसआई सिस्टम के अंदर ही होगा। यदि यहाँ पर सीजीएस सिस्टम होता जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप लोग जो फोर्स की यूनिट निकालते वो डाइन निकल जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम हाइट ऑफ 9.8 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 4.9 मीटर। मतलब बॉल को ड्रॉप किया गया, वो ग्राउंड से टकराई, टकराने के बाद वो रिबाउंड करती है। छोड़ा गया था उसको 9.8 मीटर की हाइट से, और जब वो रिबाउंड करती है तो वो सिर्फ जाती है 4.9 मीटर तक। जो ग्राउंड के साथ बॉल का जो इम्पैक्ट था, जो कॉन्टैक्ट था, वो कितने सेकंड्स तक था, 0.1 सेकंड्स तक था। फाइंड आउट इंपल्स एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। आपको निकालना है इंपल्स कितनी थी बॉल के ऊपर, और उसके सॉरी चेंज इन लीनियर मोमेंटम और इंपल्स तो एक ही आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर है एवरेज फोर्स आपको निकालना है, साथ साथ एवरेज फोर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि हमें, तो हम सबसे पहले इस केस में क्या करने वाले हैं, यहाँ जो फर्स्ट केस था जब बॉल को ड्रॉप किया गया, उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए बॉल एग्जैक्टली हुआ क्या, बॉल गई ग्राउंड से टकराई, टकराने के बाद यहाँ जो इम्पैक्ट था वो 0.1 सेकेंड्स तक था। उसके बाद बॉल है वो रिबाउंड करती है, ये 9.8 मीटर की हाइट से था, ये 4.9 मीटर की हाइट से था। तो यहाँ वेलोसिटी उसकी 0 थी, यहाँ पर हमें नहीं पता, यहाँ वेलोसिटी नहीं पता, यहाँ 0 होगी, क्योंकि जब बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी तो फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जब वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर होगी। ओके, तो इन केस फर्स्ट वी यूज इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ देखिए बॉल को ड्रॉप किया गया, इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, तो एक्सेलरेशन जो इसके अंदर होगा, यहाँ पर बॉल का एक्सेलरेशन वो g के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, और हाइट कितनी थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब है कि वो यहाँ से और यहाँ तक आई, कितनी डिस्टेंस कवर करी, जितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया गया था। तो यहाँ हमने 9.8 उसकी वैल्यू भी पुट कर दी। देखिए यदि मैं स्क्वायर को ओपन करता हूँ, यहाँ से हम सोल्व करते हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी 9.8 का स्क्वायर, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट में साथ में बचेगा √2 मीटर पर सेकेंड। नाउ इन केस सेकंड केस के अंदर आप लोग क्या देखते हो कि बॉल ऊपर जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, माइनस। हमने जो डायरेक्शन थी एक्सेलरेशन की वो दिखाने के लिए माइनस लगा दिया, अपोजिट है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, तो ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। यहाँ पर वेलोसिटी नहीं पता हमें, ये इनिशियल थी, जो अपवर्ड मोशन थी बॉल की, उस केस में ये इनिशियल वेलोसिटी थी, जिसका हमें नहीं पता कि रिबाउंड वो कितनी वेलोसिटी से हुई। हमें हाँ फाइनली पता है कि फाइनली वो 0 वेलोसिटी की हो गई। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू डिस्टेंस कितनी कवर करी ऊपर जाते वक्त उसने 4.9 मीटर की। यहाँ v तो 0, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9.8 इंटू 4.9 इंटू 2 भी कितना आ जाएगा 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड u इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंपल्स। हमें क्या निकालना है, इंपल्स निकालना है। इंपल्स किसके बराबर होती है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। जो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमने पढ़ी है उसके बेसिस पे इंपल्स किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस ऑफ माइनस यू। ये माइनस क्यों यूज किया गया,
ये एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि ये माइनस क्यों यूज किया गया, क्योंकि यदि मैं v को पॉजिटिव मानता हूं तो v की डायरेक्शन किधर थी, वो नीचे की तरफ थी, और u डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। तो ये u यहाँ पर बताएगा आपको कि डायरेक्शन क्या हुई है, ऑपोजिट हुई है। इसलिए आगे हमने करा मास बॉडी का गिवन नहीं है, मान लेते हैं गिवन है क्वेश्चन में, हम लिख नहीं पाए। मास 1 किलोग्राम हमने उसका कंसीडर किया, मान लेते हैं। तो मास कितना आ गया 1 किलोग्राम, और v 9.8 रूट 2, और माइनस माइनस प्लस, और u की वैल्यू कितनी है 9.8, डेल्टा p इज इक्वल टू 9.8 कॉमन आ गया रूट 2 प्लस 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और वही किसके बराबर है, इम्पल्स के बराबर। देन व्हाट अबाउट द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स किसके बराबर होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, F इज इक्वल टू 9.8 रूट 2 प्लस 1 अपॉन डेल्टा टी कितना 0.1 सेकेंड्स तक। हम इसको सोल्व करेंगे, और जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते ही हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो गिवन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 25 किलोग्राम इज रेज्ड बाय 50 किलोग्राम मैन इन 2 डिफरेंट वेज। इसको लिफ्ट करना है, इस मास को, इस ब्लॉक का जो मास था उसको लिफ्ट करना है। ये 50 किलो का जो आदमी है वो उसको लिफ्ट करेगा, 25 किलोग्राम का वेट है। तो वो कहता है कि लिफ्ट बाय 50 किलोग्राम मैन इन 2 डिफरेंट वेज। वो इसे 2 तरीके से करता है, पहला ये है और मेथड बी आपका ये है। कहता है कि जो फ्लोर है दैट कैन यील्ड ए फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, देन व्हिच मेथड शुड ही अडॉप्ट, उसे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए फ्लोर जो है वो मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स कितना यील्ड कर सकता है, वो 700 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स है, वो यील्ड कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज करते हैं कि मान लो वो किसी लिफ्ट को नहीं उठाता या किसी भी लोड को नहीं उठा रहा है, एंड देयर इज ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पर जो फोर्सेस होंगे उनके बारे में देखते हैं। नंबर 1 बात तो वेट है, ये जरूर ध्यान रखें कि वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। वेट क्या होता है, फोर्स होता है, और कौन सा फोर्स होता है, वेट। किसी बॉडी का वेट उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है। देखिए मान लो कि ये कोई भी बॉडी है, इसका मास m है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, g है। अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मास और एक्सेलरेशन कितना, g, m इंटू जी, मतलब ये क्या बनेगा, फोर्स न्यूटन सेकंड। हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा फोर्स बनेगा। अच्छा, यदि ये बॉडी है, अभी मैंने इसको होल्ड कर रखा है, यदि मैं होल्ड नहीं करता तो ये क्या करता, नीचे की तरफ गिरता, क्योंकि जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो किधर लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है तभी ये मूव करेगा। यदि फोर्स का रिजल्टेंट 0 है तो इसका मतलब नेट मतलब कोई भी किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं होगा। पीछे अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, और बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मोशन में नहीं हो सकती है, मोशन में हो सकती है उस केस में भी वो, लेकिन मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी यदि नेट फोर्स 0 हुआ तो। यहाँ अपने पास बॉडी रेस्ट में है, यदि मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और जो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही फोर्स क्या कहलाएगा, इसका वेट। लेकिन ये फ्री होता तो नीचे गिरता, अभी ये खड़ा है एक फ्लोर के ऊपर, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अल्टीमेटली किसके ऊपर लगा, वो लगा फ्लोर पे। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहेगी, वो कहेगी कि जितना फोर्स इसने फ्लोर के ऊपर लगाया, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर क्या करेगा, उतना ही उसके ऊपर एक रिएक्शन लगाएगा, बिल्कुल अपोजिट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर लगता है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, तो जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो किधर लगेगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स। अब ये देखिए दोनों चीजें हमने एक्शन और रिएक्शन के बारे में यहां देख चुके हैं। अब क्या होगा, मतलब यहां जो नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन जो फ्लोर के द्वारा यील्ड की गई, वो किसके बराबर थी, इस केस में वो थी वेट के बराबर। किसके बराबर थी, वेट के बराबर। अब वो जब इन लोड्स को, इस दोनों केसेस के अंदर इस लोड को उठाएगा, तो हमें ये चेक करना है कि किस केस में उसका अपरेंट वेट ज्यादा होगा। मैं कह रहा हूं उसका जो एक्चुअल वेट था वो हर दोनों केसेस में हम नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अपरेंट वेट कितना होगा उसका।
उतना जितना वेट वो फोर्स इसके ऊपर फ्लोर के ऊपर लगा रहा होगा। उसको देखने के लिए क्या किया, इन द फर्स्ट केस, पहले केस के अंदर हमने ये ब्लॉक लिया मास का और द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, वो क्या करता है, इसको रस्सी को खींच रहा है। तो रस्सी को खींचने के लिए वो किधर फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। मैन जो है, आदमी जो है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहती है कि अब आदमी के ऊपर एक रिएक्शन भी होगी, और रिएक्शन होगी वो किधर होगी, डाउनवर्ड्स होगी। वो डाउनवर्ड्स किधर होगी, इधर होगी। वो इसको लिफ्ट करने के लिए 25 किलोग्राम, देखिए फ्लोर के ऊपर 50 किलोग्राम वेट तो पहले लग रहा है, जो किसका है, ये फोर्स है। किलोग्राम वेट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहां यदि आप न्यूटन के अंदर कंसीडर करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, होता 9.8 से है। mg में g की वैल्यू 9.8 है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 10 से कर रहे हैं। तो 500 न्यूटन का फोर्स तो यहां लग ही रहा था। 500 न्यूटन तो आदमी यदि फ्लोर के ऊपर खड़ा है, किसी चीज को नहीं उठा रहा होता, तो भी वो फ्लोर के ऊपर 500 न्यूटन तो लगा ही रहा है। लेकिन जब वो उठाएगा तो इसको उठाने के लिए इसका वेट कितना है, लगभग 250 न्यूटन, 25 किलोग्राम वेट और 250 न्यूटन। तो कह रहा है कि ये इसको ऊपर उठाने के लिए कम से कम इसे लगाना विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 250 न्यूटन का फोर्स ये ऊपर की तरफ लगाए। जब ये 250 न्यूटन ऊपर लगाएगा, आदमी लगा रहा है किसके ऊपर, रोप के ऊपर, कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 250 न्यूटन। अब आदमी के ऊपर क्या होगी, रिएक्शन होगी, कितनी होगी, इक्वल होगी, कितनी, 250 न्यूटन। आदमी ऊपर की तरफ, एक्शन की डायरेक्शन ऊपर है, तो रिएक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ। तो आदमी के ऊपर जो रिएक्शन लगेगी वो कितनी आ गई, 500 तो पहले ही था, और 250 क्या हो गया, रिएक्शन होगी। टोटल जो फोर्स आया फ्लोर के ऊपर जो लग रहा है, दैट इज 750। तो फ्लोर नॉर्मल रिएक्शन भी कितनी देगा, 750 न्यूटन की देगा। ओके, इन द सेकंड केस, सेकंड केस में यदि आप लोग देखोगे तो सेकंड केस में क्या होता है, देखिए जो सेकंड केस में आदमी इसको इस पुली के माध्यम से और नीचे की तरफ खींच रहा है। एटलीस्ट कितना फोर्स लगाएगा, वही 250 न्यूटन वो फोर्स लगा के इसको खींच रहा है। लेकिन इन दिस केस यहां वो ऊपर की तरफ खींच रहा था, रिएक्शन नीचे की तरफ थी। इस केस में क्या हुआ, वो इस ब्लॉक को देखिए, वो रोप के ऊपर जो एग्जर्ट करता है फोर्स, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है। तो इसके ऊपर जो रिएक्शन लगेगी, रिएक्शन किधर लगेगी, अपवर्ड लगेगी। क्लियर, 500 न्यूटन फ्लोर के ऊपर लग रहा था, 500 न्यूटन वेट था, और इसके ऊपर अब देखिए आदमी इस फ्लोर पे कितना फोर्स लगाया, आदमी नीचे की तरफ कितना है, 500 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ उसके ऊपर 250 न्यूटन लग रहा है। नेट फोर्स कितना बचा, 250, मतलब अपरेंट वेट कितना आ गया उसका, 250 न्यूटन का। और वही अब किसके ऊपर लगेगा, फ्लोर के ऊपर लगेगा। तो पहले केस में तो जो फ्लोर के ऊपर फोर्स लग रहा था वो 750 न्यूटन था, तो वो उतने ही रिएक्शन को यील्ड करना है। और यहाँ दूसरे केस में जो नेट वेट था आदमी का, वो कितना आ गया, दोबारा से एक बार देखते हैं। मैंने ये कहा कि आदमी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, नीचे की तरफ 500 न्यूटन। क्लियर, ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ रिएक्शन कितना लगेगा, वो लगेगा 250। नेट फोर्स कितना है आदमी का जो नेट वेट बचा वो कितना बचा, वो बचा 250 न्यूटन का। अब वो फ्लोर पे कितना लगा पाएगा, 250 न्यूटन, और फ्लोर भी उसके ऊपर यील्ड कितनी रिएक्शन करेगा, 250 न्यूटन की। तो दूसरे केस में जो फोर्स आया वो 250 न्यूटन आया। देखिए नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है, यहां जैसे दो चीजें, दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, तो ये एक नॉर्मल जिसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के ऊपर, उसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कितनी है, 250 न्यूटन, पहले केस में कितनी थी, 750 न्यूटन। तो आप बाकी तो आप समझदार हो ही, अब आप लोग बता सकते हो कि कौन से मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सेकंड अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्लोर कम रिएक्शन को, नॉर्मल फोर्स को यील्ड कर पाएगा।